फाइन स्टूडेंट। तो देखो इस क्लास में 3 एडिटोरियल्स आज कवर करेंगे हम लोग। 449 देखो जीन थेरेपी, सिकल सेल डिजीजेस या एनीमिया, ये शब्द सुने हो ना तुम लोग। भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है। हम जानते हैं कि ये जो बीमारी है हमारे इंडिया में भी ट्राइबल के बीच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्राइबल में जो शादी होता है वो इंडोगामी शादी होता है, ठीक है, अपने ही क्लोज रिलेटिव्स में शादी हो रहा होता है। तो सिकल सेल डिजीजेस इसका भी तोड़ निकाल लिया गया, क्योंकि अभी जो जितने भी तरीका है, कन्वेंशनल तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उतना कारगर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए अभी यूनाइटेड स्टेट्स में, उससे पहले यूके में भी हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो जीन थेरेपी है, 2 जीन थेरेपी को अप्रूवल दिया गया है, समझे ना, क्लिनिकल ट्रायल के लिए। अब 2024 में ये बन के आएगा कि कितना कारगर है या नहीं है, बट ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पूरा दुनिया के लिए, समझे। तो ये समझेंगे पूरा टेक्निकल चीज़ है। जीन एडिटिंग जानते हो, बायोटेक्नोलॉजी, इससे संबंधित पढ़ोगे। 450 देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मोदी जी ने भी बोला है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, एट द सेम टाइम नुकसान भी हो सकता है, समझे। और देखो अभी दुनिया में उठ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। तो बिल्कुल यूरोपियन यूनियन का मॉडल पकड़िए आप। यूरोपियन यूनियन ने बहुत ही अच्छा मॉडल लेके आया। देखो यूरोपियन यूनियन बहुत आगे है जहाँ तक सवाल है डेटा प्रोटेक्शन को लेके भी, तो उसमें भी देखते हो ना यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छा अपना रूल्स और रेगुलेशन लाया था, और हम भी मांग कर रहे थे कि हमारा भी उसी मॉडल में होना चाहिए। तो सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भी यूरोपियन यूनियन ने बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट किया है, जो पूरा दुनिया को एक दिशा दिखा सकता है कि इस तरह का रूल्स और रेगुलेशन पूरा दुनिया ही लागू कर सकता है, समझे। एंड थर्ड वन देखो, जो कि बहुत छोटा एडिटोरियल है। अभी वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, ये बढ़ा है। पिछले साल कंपैरिजन इस साल 4% और ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, बढ़ा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और जान के हैरानी होगा तुमको स्टूडेंट कि 1/3 यानी कि लगभग 31%, लगभग 31% जो क्राइम हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, वो उसका हस्बैंड या उसका रिलेटिव ही कर रहा है, ठीक है। ये एनसीआरबी का रिसेंट डाटा है, समझे। तो इसमें देखो इंडियन सोसाइटी वहाँ पे डाल सकते हो उसको। तो 449 अप्रूवल ऑफ जीन थेरेपी टू ट्रीट सिकल सेल डिजीजेस, ए लैंडमार्क डिसीजन। इसका देखो सिलेबस देखो, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये हिंदू पेपर में आया था 13 दिसंबर को। तो अच्छे समझते हैं, इस पे बहुत काम करना है मुझे, ठीक है ना, आराम से बताएंगे इसको, बिल्कुल इसी को सब जरा समय देंगे, क्योंकि ये तो करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे अभी करंट अफेयर्स में, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपका स्टैटिक्स से भी होगा, बायोटेक्नोलॉजी से भी होगा, समझ गए ना। तो देखो सबसे फर्स्ट यूके ने करके दिखाया था। यूके ने कैसजेबी को अप्रूव्ड किया था। कैसजेबी एक तुम्हारा जीन थेरेपी है, यानी कि जीन में कोई भी डिसऑर्डर आ जाए, जीन जानते हो ना, जो पेरेंट से बच्चे लोग में जाता है, वही जीन डीएनए, हाँ डीएनए से ही जीन बनता है। और जीन कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपका जो हेरिडेटरी है। अब जैसे हम लोग का चेहरा जो फादर की तरह दिखता है, मदर की तरह दिखता है, बहुत सारे अपीयरेंस फादर मदर की तरह लगता है, बिकॉज ऑफ द जीन, बिकॉज ऑफ दिस डीएनए। तो ये तुम्हारा जीन थेरेपी है, समझे। ताकि जो 12 साल से कम, हाँ 12 साल से ज़्यादा एज का जो बच्चा है, आदमी है, ठीक है, उसमें यदि प्रॉब्लम है सिकल सेल से रिलेटेड, और या बीटा थैलेमेसिया, मैं बताऊंगा अभी बीटा थैलेमेसिया क्या होता है, या थैलेमेसिया डिजीज क्या है बताऊंगा। तो सिकल सेल डिजीजेस और थैलेमेसिया डिजीज जिसको जिसको है 12 साल से ऊपर, उसके लिए बहुत ही कारगर है ये यूके ने फर्स्ट अप्रूव किया। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी, यूनाइटेड स्टेट्स का जो तुम्हारा वहाँ का जो रेगुलेटर है एफडीए, उसने भी अप्रूव किया 2 थेरेपी, जो 2 जीन थेरेपी, क्या नाम है, कैसजेपी एंड लाइफजेनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसजेपी और लाइफजेनिया, उसको अप्रूव किया कि हाँ ये दोनों जो जीन थेरेपी है बहुत ही ज़्यादा कारगर है सिकल सेल डिजीज को टैकल करने में, जिसका उम्र क्या है 12 साल से ऊपर का है। तो यदि ये जीन थेरेपी ओके हो जाता है तो भारत के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है ये स्टूडेंट,
क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिकल सेल डिजीज से पीड़ित है, स्पेशली हमारे एसटी भाई लोग, शेड्यूल कास्ट वाले लोग सब, शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग सब, समझ गए ना। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा तुम लोग को अच्छे से, एक एक चीज़ अभी समझोगे। अभी कैश जीपी क्या होता है, लेफ्जेनिया क्या है, एक एक चीज़ अभी थोड़ी देर में समझोगे अच्छे से। ये तो तुम्हारा न्यूज़ है। हाँ, इस डिसीजन ऑन अप्रूविंग कैश जीपी जेन थेरेपी फॉर ट्रीटिंग बीटा थैलेमेसिया इज एक्सपेक्टेड बाय मार्च 2024। तो अभी आने वाले समय में मार्च 2024 में तुमको पता चला है कि ये जो कैश जेपी जेनेपी थेरेपी क्या अप्रूव दिया जाए कि नहीं दिया, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में ये सब है, समझे ना, अभी अंडर ट्रायल है ये सभी चीज़। हाँ, तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क डिसीजन है, ये बिगनिंग है जेन थेरेपी का, कि जहाँ पे हम CRISPR टेक्नोलॉजी, Cas9 जानते हो ना, प्रोटीन है ये, हाँ, इसका यूज़ करके हम लोग सिकल सेल जैसे बहुत जो भयानक बीमारी है उससे हम लड़ सकते हैं। अभी जो कन्वेंशनल जो तरीका है उसमें क्या है कि बोन मैरो आप वो एक्सचेंज कर सकते हो, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कर सकते हो, या एक कोई पर्टिकुलर मेडिसिन आता है उससे आप ठीक कर सकते हो। मैं ये सब उतना कारगर नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव ये होने का संभावना है, इसलिए ये मेजर ब्रेक थ्रू है, समझ गए ना। हाँ, थैलेमेसिया क्या है? थैलेमेसिया देखो, थैलेमेसिया भी तुम्हारा फादर मदर से ही आता है बच्चे में, ठीक है, इसलिए इनहेरिटेड डिजीजेस है। और इससे यदि किसी भी आदमी को थैलेमेसिया, इसका मतलब ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि ब्लड में प्रॉब्लम है स्टूडेंट, समझे। अब ब्लड में ऐसा प्रॉब्लम है कि तुम्हारा इनफ हेमोग्लोबिन जो है बॉडी बनना चाहिए ना, हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ठीक है, और वही आरबीसी के अंदर होता है। हम जानते हैं ना हमारा ब्लड का बहुत सारा हिस्सा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, करेक्ट। तो जो प्रॉपर जो प्रोटीन बनना चाहिए, आरबीसी में तुम्हारा हेमोग्लोबिन रहता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है तुम्हारा, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट जगह पे पहुंचाए, बॉडी का हर एक कोना में पहुंचाए। तो ठीक मात्रा में हेमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, ठीक मात्रा में हेमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाता है यदि थैलेमेसिया है तो, समझ गए। और यदि मान लो कि ठीक मात्रा में यदि हेमोग्लोबिन नहीं बन पाया, अच्छा हेमोग्लोबिन कितना दिन के लिए होता है? 120 दिन के लिए होता है, 120 दिन में फिर से रिन्यू होता ही है। अब ये क्या है कि थैलेमेसिया वाला बीमारी है तो हो सकता है कि 10 दिन के अंदर ही आपका वो हेमोग्लोबिन कम पड़ जाए, खत्म पड़ जाए। तो इसी के लिए आप जब हेमोग्लोबिन कम पड़ता है तो आप दूसरे का खून मांग रहे हो, तो ब्लड डोनेट कर रहा होता है, ब्लड डोनेट करके वो ठीक किया जाता है। बट ये जो तरीका है ये कारगर नहीं है अभी तक। तो थैलेमेसिया का मतलब क्या है? थैलेमेसिया ऐसा बीमारी है जो ब्लड से रिलेटेड है। अब ब्लड से किस तरह रिलेटेड है स्टूडेंट, की ब्लड इनकैपेबल हो जाता है, ब्लड के पास एबिलिटी खो देता है ब्लड, तब हेमोग्लोबिन बनाने का जो एबिलिटी है वो खो देता है, यानी कि हेमोग्लोबिन वो बना नहीं पाता। यदि हेमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा, हेमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड, जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए ब्लड में हर जगह, वो नहीं पहुंच पाएगा। तो जाहिर सी बात है आपका तबीयत खराब हो जाएगा, है ना, डेथ भी हो सकता है। तो ये थैलेमेसिया होप सो समझ। और ये थैलेमेसिया जो बीमारी है वो पेरेंट टू चिल्ड्रन में आता है, समझ गए ना। ये हो गया। आगे देखो, टोटल जो चर्चा है इस क्लास में स्टूडेंट, इस एडिटोरियल में, वो सिकल सेल डिजीज से रिलेटेड है। बात समझे ना, सिकल सेल से रिलेटेड। तो पहला देखते कि सिकल सेल एनीमिया ये कब हुआ था, कब इसको नोटिस किया गया। तो 1910 में एक जो फिजिशियन थे जेम्स हेरिक, हाँ, इन्होंने लिखा था कि अनयूजुअल रेड ब्लड सेल देखा गया हमारे एक स्टूडेंट में। हाँ, एक विद्यार्थी थे इनका, उस विद्यार्थी का जब ब्लड सैंपल लिया गया, ऐसे आरबीसी का जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो गोल होता है, ग्लोबुलर होता है। बताए थे पहले भी क्लास में, ग्लोबुलर होता है, गोल होता है, समझे, सर्कल रहता है। मगर सिकल सेल में क्या होता है, आपका सी टाइप का बन जाता है। चांद देखते हो ना, चांद इस टाइप का बन जाता है। हाँ, हसुआ टाइप का, बिल्कुल सिकल का मतलब ही हसुआ होता है। चांद का इस तरह सी वाला आकार बन जाता है। जब सी वाला आकार बन जाता है तो ब्लड फ्लो होने नहीं देता, वो ऑब्स्ट्रैक्ट करता है। बात समझे। तो देखो वही लिखा गया है कि यूजुअल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, गोला स्ट्रक्चर होना चाहिए था आरबीसी का। मगर कोई भी आदमी यदि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डॉनट का हो जाएगा, वही जो ब्रेड टाइप का इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेटर सी वाला हो जाएगा, सिकल टाइप का हो जाएगा। और तब जाके तुम्हारा पहली बार डिस्क्रिप्शन दिया है कि सिकल सेल एनीमिया टाइप का भी कोई बीमारी होता है, वो लिटरेचर में लिखा गया था। यानी कि 1910 में पहला आइडेंटिफाई किया गया था, समझे। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये जो सिकल सेल डिजीजेस है या सिकल सेल जो ट्रेट है, ये दोनों में क्या अंतर है।
बात समझे, सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिजीज, ये दोनों में क्या अंतर है? देखो, ट्रेट का मतलब जरूरी नहीं कि बीमारी है, वो आपके अंदर है, मैं अभी बीमारी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, मैं बाद में डाउन जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वहाँ बीमारी बन सकता है। समझा? कैसे बनेगा? तो पहले उसका तुम फंडामेंटल समझो। देखो यहाँ पे अच्छे से समझो कि जो सिकल सेल डिजीजेस है वो इनहेरिटेड डिजीजेस है, वो फादर से मदर से बच्चे के पास जाता है, जनरेशन टू जनरेशन जाता है। वहाँ पे एक एक लाइन ध्यान दोगे स्टूडेंट वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि जिसको बीमारी है, समझे, पीपल हु हैव द डिजीज, जिसको सिकल सेल का बीमारी है, सिकल सेल डिजीज है, उसका दोनों ही फॉल्टी जीन होगा। हेमोग्लोबिन S1, यानी कि पेरेंट्स के एक मदर से भी फॉल्टी जीन आएगा और एक फादर से भी फॉल्टी जीन आएगा, यानी कि दोनों ही फॉल्टी जीन है उसके पास। समझ गए ना? अभी थोड़ी देर में और समझोगे। और जिसका सिकल सेल ट्रेट है तो जरूरी नहीं कि उसके पास दोनों ही फॉल्टी हुआ, उसके पास एक केवल फॉल्टी जीन होगा। बात समझे? डिजीज का मतलब दोनों ही फॉल्टी जीन है। बात समझे? दोनों ही फॉल्टी जीन है। और ट्रेट का मतलब एक ही फॉल्टी जीन है, एक फॉल्टी जीन है, इसका मतलब बीमार नहीं है। अभी हो सकता है कि वो जो फॉल्टी जीन है और यदि शादी कर रहा है वो, समझे, और उसके पास भी वो फॉल्टी जीन है, एक बीमार नहीं है, हम भी बीमार नहीं है, वो भी बीमार नहीं है। मगर जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, हो सकता है कि जो फॉल्टी जीन मेरा था और उसका फॉल्टी जीन था, वही दोनों फॉल्टी जीन चला गया बच्चे में, तो बच्चा तो बीमार हो जाएगा, फिर तब डिजीज आएगा। तो सिकल सेल डिजीज का सबसे मेन रीजन क्या है कि दोनों फॉल्टी जीन होना चाहिए। आपके अंदर एक ही फॉल्टी जीन है तो वो ट्रेट है, आप बीमार नहीं हो, आप हेल्दी ही हो। मगर दोनों ही फॉल्टी जीन आ गया, एक मदर से एक फादर से, तो बन सकते हो। अभी थोड़ी देर में और इसका विश्लेषण करेंगे, अच्छे से समझो। तो सिकल सेल ट्रेट का मतलब ओनली वन फॉल्टी जीन है, तो ये अभी कैरियर है। और ऐसा आदमी नॉर्मली क्या होता है? हेल्दी होता है। ट्रेट का मतलब बीमार नहीं होता, हेल्दी ही है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और इस भारत में लगभग 15 लाख सिकल अफेक्टेड पेशेंट्स हमारे कंट्री में हैं। समझे? अब यहाँ पे समझो बच्चे लोग, ये मैं क्या बोल रहा था, ये ट्रेट डिजीज, इसका फंडामेंटल समझो। हेमोग्लोबिन, जिसका काम है ऑक्सीजन पहुंचाना हमारे शरीर के डिफरेंट हिस्सा में, ये हेमोग्लोबिन 4 प्रोटीन से बना रहता है स्टूडेंट, समझे? 4 प्रोटीन सब यूनिट 4 चीज से बना रहता है। 2 बीटा अल्फा, 2 अल्फा होता है, 2 बीटा होता है, तो 4 सब यूनिट हुआ ना। कितना है? 4 टाइप का प्रोटीन है सब, हाँ, सब यूनिट प्रोटीन, यानी कि 4 टाइप का प्रोटीन है। 2 क्या है? अल्फा है, 2 क्या है? बीटा है। हाँ, अब यहाँ पे समझो बच्चे लोग, अल्फा से कोई लेना देना नहीं है, बीटा से लेना देना है। देखो यहाँ पे, अब मान लो कि फादर में, ठीक है, फादर में एक बीटा है, फॉल्टी बीटा है। मदर में भी एक फॉल्टी बीटा है, फादर में भी फॉल्टी बीटा एक है, मदर में भी फॉल्टी बीटा एक है। दोनों हेल्दी है क्योंकि अभी ट्रेट है, वो फॉल्टी में बोल रहा हूँ। और यदि नेक्स्ट जनरेशन आया, बच्चा आया, तो इसका यदि बीटा जो फॉल्टी है इसके पास आ गया और इसका बीटा यदि फॉल्टी इसके पास आ गया, तो सिकल सेल डिजीज हो गया वो। समझ गए ना? देखो, इन सम पीपल म्यूटेशन, वही बोला है, बीटा सब यूनिट्स में होता है, समझे ना? तो म्यूटेशन यदि जीन में हो गया, यानी कि बीटा सब यूनिट इम्पैक्ट, इसके वजह से ब्लड सेल पे इम्पैक्ट पड़ता है और तब जाके आपका जो ब्लड सेल्स है वो ग्लोबुलर से सिकल बन जाता है। तो ये जो सब प्रोटीन है स्टूडेंट, वो कौन सा सब प्रोटीन है? बीटा सब प्रोटीन है। और ट्रेट किस में होता है? यदि ट्रेट का मतलब एक बीटा आपका जो है सब यूनिट, वो आपका फॉल्ट है। अब डिजीज कब आएगा? जब दोनों ही बीटा आपका फॉल्ट हो। देखो, ए राउंड रेड सेल कैन मूव इजीली। अब देखो क्यों, आखिर क्या फर्क पड़ता है जब कोई डिजीज हो जाता है, सिकल सेल बीमारी होता है, तो उस समय क्या अंतर आता है और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? देखो, नॉर्मल कंडीशन में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, वो राउंड शेप का होता है, ग्लोबुलर होता है, तो वो ईजिली मूव हो जाता है ब्लड वेसल्स से, तो कोई दिक्कत नहीं आता है। बट जब सिकल रेड ब्लड सेल हो जाए, जब वो सिकल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए, डोनट टाइप का बन जाए, सी शेप का बन जाए, तो वो ब्लॉक कर लेता है जगह को, समझे? हाँ, और जो खून जो बह रहा है उसको स्लो कर देता है, ब्लॉक कर देता है ब्लड फ्लो को। एंड सिकल सेल डाई अर्ली, क्योंकि सिकल सेल जल्दी मर जाता है। दिक्कत ये क्योंकि हेमोग्लोबिन 120 दिन के लिए रहता है, मगर चूंकि सिकल सेल वाला आता है, तो इसलिए तुम्हारा बहुत जल्दी ही डाई कर जाता है। तो प्रॉब्लम ये भी है। तो इससे क्या होता है? आरबीसी का आपका खपत हो गया, आरबीसी का शॉर्टेज हो गया आपका। जब आरबीसी का शॉर्टेज हुआ
तो होमोग्लोबिन का शॉर्टेज हुआ, जब होमोग्लोबिन का शॉर्टेज हुआ तो बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उसका शॉर्टेज हो जाएगा, फिर तो बॉडी आपका बर्बाद हो जाएगा, आप ग्रसित हो जाओगे बीमारी से, समझे ना। तो देखो इस ऑब्स्ट्रक्शन से, इस शॉर्टेज से, समझे, जो सिकल सेल बना है, जो 2 बीटा का वजह से हुआ है, 2 बीटा सब यूनिट की वजह से हुआ है, इससे क्रोनिक एनीमिया हो जाता है, वही आरबीसी का कमी, बोले ना आरबीसी का कमी, एनीमिया मतलब आरबीसी का कमी होता है, पेन, फैटिक, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक, ये सभी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। ये सब सिम्टम्स सब है कि सिकल सेल से रिलेटेड, सिकल सेल डिजीज से रिलेटेड कोई पेशेंट ग्रसित है तो ये सब सिम्टम दिखेगा, ये सब सिम्टम सब दिखेगा। होप सो समझ में आ गया होगा अभी तक। ये देखो, तो अभी नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट है, अभी हम लोग क्या क्या करते हैं, और क्यों हम कहते हैं कि ये जो हुआ है अभी यूनाइटेड स्टेट्स में या उससे पहले जो यूके में ये जो जीन थेरेपी अप्रूव्ड हुआ है, ये क्यों एक मेजर ब्रेक थ्रू है। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि अभी ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, समझे। तो देखो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, समझे। हाँ, ऐसे कन्वेंशन तो भी बताएंगे। जैसे सबसे नीचे देखो, हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया मेडिसिन है। यदि सिकल सेल से कोई ग्रसित है तो हाइड्रोक्सी यूरिया मेडिसिन दिया जाता है। नंबर 1, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान लो कि कोई ग्रसित है सिकल सेल डिजीज से, तो उसका ब्लड, हाँ, दूसरे का जो हेल्दी ब्लड है वो ब्लड चढ़ाया जाता है उसको, यानी कि डोनर से निकाल के पेशेंट में दिया जाता है जो ग्रसित है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है नॉर्मल कंडीशन वेयर आरबीसी आर रिमूव फ्रॉम डोनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड गिवन टू अ पेशेंट, उसको दिया जाता है, समझे ना। और जीन थेरेपी देखो स्टूडेंट, हाँ, अब जीन थेरेपी में अभी भी होता है। जीन थेरेपी में क्या है कि देखो, इसमें क्या है कि डीएनए इनसाइड द हेमोग्लोबिन जीन इज एडिटेड, जो हेमोग्लोबिन जो जीन है ना, वो डीएनए जो हेमोग्लोबिन के अंदर है उसको एडिट किया जाता है ताकि ये डिजीज आगे ना जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बोन मैरो, हेल्दी बोन मैरो लेके ना, वो जो अभी का जो बोन मैरो है, पेशेंट का बोन मैरो, उसको रिप्लेस किया जाता है। वो बहुत ही महंगा प्रोसेस है, ये इतना आसान नहीं है, समझे। बोथ इंटरवेंशन आर करेंटली बिंग टेस्टेड, और अभी ये जो बोन मैरो वाला जो चीज़ है वो अभी भी क्लिनिकल ट्रायल में ही चल रहा है, तो अभी भी नहीं कहेंगे कारगर है। जो कारगर है अभी तक हाइड्रोक्सीरिया है, हाइड्रोक्सी यूरिया है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, क्योंकि बोन मैरो यदि आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, बोन मैरो यदि शिफ्ट कर रहे हो, तो वो भी जीन थेरेपी का ही हिस्सा है स्टूडेंट, बात समझ गए ना। हाँ, वाइल इन स्टीम, हाँ नहीं सॉरी, ये देखो जीन थेरेपी में डीएनए, देखो सॉरी मैंने गलती बोल दिया, बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट वो जीन थेरेपी नहीं है, वो तुम्हारा क्या है, स्टीम सेल ट्रांसप्लांट है, वो दूसरा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जीन थेरेपी में क्या है तुम्हारा कि जो हेमोग्लोबिन का जो डिफेक्ट है उसको हम ठीक करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे ठीक किया जाता है। एक ये हो गया। जो स्टीम सेल ट्रांसप्लांट है उसमें बोन मैरो जो अफेक्टेड पर्सन है उसका शिफ्ट किया जाता है, और दूसरे का जो हेल्दी बोन मैरो वो लगाया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत क्यूमरसम प्रोसेस है, क्योंकि बोन मैरो डोनेट करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग बोन मैरो डोनेट करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है इसको लगाना, बात समझ गए ना। अब देखो, इसलिए जीन थेरेपी और स्टीम सेल ट्रांसप्लांट ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, मगर दोनों कॉस्टली है और अभी दोनों ही डेवलपमेंटल स्टेज पे है, दोनों ही डेवलपमेंट स्टेज पे है। जीन थेरेपी भी अभी देखो, अभी जस्ट बात किए हैं, CRISPR-Cas9, ये भी अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे ही है, और जो बोन मैरो को जो हम एक्सचेंज कर रहे थे वो भी डेवलपमेंटल स्टेज पे ही है। तो अभी हमारे पास 2 ही उपलब्ध है, एक ये हाइड्रोक्सी यूरिया और दूसरा क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समझ गए ना। हाँ, मगर जानते हो कि सबसे बड़ा रिस्क होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, हमेशा रिस्क रहता है तुम्हारा वही इन्फेक्शन का, कि किसका ब्लड चढ़ा रहे हो तुम, इसका भी प्रॉब्लम होगा। आगे देखो, तो अब डीएनए और जीन से क्या समझते हो, तो बच्चे लोग पहले ही पढ़ के बैठे हो डीएनए और जीन क्या होता है। नहीं, डीएनए देखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये केमिकल है जो कि हमारा सेल में अंडर सेंटर में प्रेजेंट रहता है, हाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है कि नहीं रहता है। डीएनए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीएनए ही इन्फॉर्म करता है। आरएनए, बस डीएनए निकल नहीं सकता है, डीएनए न्यूक्लियस में स्टेबल है, इसलिए आरएनए को बोलता है, आरएनए निकलता है, वही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वहाँ पे, फिर राइबोसोम को जाता है, राइबोसोम को बोलता है प्रोटीन बनाने के लिए, याद है ना इम्यूनिटी का चीज़ सब। यहाँ पे देखो, डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है, वो पूरा स्ट्रक्चर और पर्पस सेल कैसा बनना चाहिए वो पूरा डिसाइड वही करता है, और यही हमारा कैरियर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। जो भी फादर का जो भी जीन सब है वो डीएनए ही कैरी करता है आगे जाके, समझ गए ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जीन क्या है, डीएनए का हिस्सा है, सो सिंपल, समझ गए, जो कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा बिहेवियर क्या होगा वो सब चीज़ को कंट्रोल करता है, और जो भी माता पिता का जो गुण है वो बच्चे में भी जाता है,
समझ गए ना। और ये चीज़ केवल आदमी के साथ नहीं है, प्लांट्स एनिमल सब के साथ सेम हो रहा होता है, सब में डीएनए ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे हाइट हो, स्किन हो, इंटेलिजेंस, आई साइट और जो भी चीज़, जो बीमारी सब, वो सभी तुम्हारा डीएनए की वजह से ही तुम्हारा चिल्ड्रन के अंदर जाता है। समझ कि ये जेनेटिक मटेरियल को ये लेके जाता है, इनकोड करके लेके जाता है। हाँ, यदि इन्फॉर्मेशन को कोई बदलना है आपको तो वी कैन कंट्रोल सम। यदि जीन थेरेपी के थ्रू तुम अल्टर कर सकते हो ना बहुत सारा जीन सब, जब जीन तुम अल्टर करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन पर असर पड़ेगा। मैं ये बहुत हाईली एथिकल कंसर्न है ये। अब हुआ क्या था स्टूडेंट, बढ़िया समझो, 5 साल पहले, 4-5 साल पहले चाइना में ना जर्म लाइन पे थेरेपी कर दिया गया। जर्म लाइन मतलब एम्ब्रियो है, अभी एम्ब्रियो है वो, और उस पर कर दिया गया, बोला कि जो भी डिसऑर्डर है पेरेंट्स का वो नहीं होगा। मैं उसका रिजल्ट नेगेटिव हो गया, उसका रिजल्ट नेगेटिव हो गया, क्योंकि अब जब जीन थेरेपी कर रहे हो तो एक जीन को आप ठीक कर रहे हो, अब वो जीन को ठीक करने के चक्कर में हो सकता है कि आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाए दूसरा। इसलिए 100% एक्यूरेसी मांगता है, प्रिसिशन मांगता है, जो कि CRISPR Cas9 दे सकता है, जानते हैं उसमें एक्यूरेसी 100% है। मैं वो भी अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे ही है, अभी बहुत टाइम लगेगा उसको ओके होने में, बात समझ रहे हो। इसलिए जीन थेरेपी बहुत ही एथिकल कंसर्न है, और स्पेशली जर्म लाइन पे करोगे, एम्ब्रियो पे करोगे तो बहुत बड़ा रिस्क है, ये खराब हो जाएगा। हाँ, स्टेम सेल कर सकते हो, बाद में जो हुआ तुम्हारा उससे कर सकते हो, समझ गए ना। हाँ, प्लूरिपोटेंट वाला कभी बताए होंगे क्लास में, ये याद है, स्टेम सेल से फिर जर्म लाइन तब जाके करना, प्लूरिपोटेंट वाला था, भूल गया है तुम लोग। देखो यहाँ पे क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि तुम्हारा वही तुम्हारा डीएनए से बना रहता है सब तुम्हारा, उसके बाद नाइट्रोजन बेस सब अटैच रहता है ना। 22 क्रोमोसोम है ना हमारे बॉडी में, और एक क्रोमोसोम कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बाहर है ना जी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो। तो जीन थेरेपी क्या समझते हो? जीन थेरेपी इज अ परमानेंटली अल्टरिंग द हार्ड कॉपी ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन डीएनए, कि जीन को पूरी तरीके से क्या अल्टर कर देना, यही जीन थेरेपी है। अब कौन सा जीन को आप अल्टर करोगे? वही जीन जो डिफॉल्ट है ना स्टूडेंट। अब देखो तुम्हारा बीटा, क्या बोले, हेमोग्लोबिन के पास 4 प्रोटीन, वो सब कुछ नहीं, वो जीन ही है, जीन ही से बना हुआ है। तो जो 2 बीटा वाला है उसको हम अल्टर कर देंगे, ठीक हो जाएगा ना, बिल्कुल। या फिर देखो मदर में एक फॉल्टी जीन है लेट्स से, अब फादर में एक फॉल्टी जीन है, अभी वो ट्रेट है स्टूडेंट, क्या है वो भी ट्रेट है, तो वहीं है उसको चेंज कर दो ताकि वो बच्चे में ना जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। देखो ये हाईली रिस्क है, जीन थेरेपी बहुत रिस्क है, यदि कुछ भी गलत हुआ तो इसका असर बहुत खराब पड़ सकता है, फिर उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, उसको तुम अनडन नहीं कर सकते, मतलब उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, फिर उसका भुक्तभोगी जो होगा जनरेशन टू जनरेशन होगा। फिर तुम कोई भी जीन एडिटिंग कर रहे हो, जीन थेरेपी कर रहे हो, चलो ठीक है, एक बीमारी को तुम खत्म करना चाहता है, तुम जीन थेरेपी कर लिया, अब वहाँ कोई गलती हुआ तो फिर आने वाला जनरेशन भोगेगा उस चीज़ का, फिर गलत चल जाएगा जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए बहुत हाईली रिस्क है, वन टाइम ट्रीटमेंट है, एक बार गलत तो गलत। इसलिए प्रिसिशन कितना मांगता है, हाई एक्यूरेसी के साथ आपको जीन थेरेपी करना होता है स्टूडेंट। हाँ, मगर एक बहुत अच्छा विकल्प है, सिकल सेल एनीमिया या इस तरह का जो बीमारी है जो ब्लड से रिलेटेड है, तुम्हारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, उसको हम ठीक कर सकते हैं जीन थेरेपी से। मगर जीन थेरेपी जितना आगे जाएगा, जितना रिसर्च होगा, समझे, जितना क्लिनिकल ट्रायल होगा, उतना इसका एफिकेसी बढ़ते चला जाएगा। इसलिए हमें अभी ठहरना चाहिए, और जो भी ब्रेक थ्रू हुआ है वो अपने आप में गजब बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। देखो CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, देखो CRISPR जानते हो फुल फॉर्म, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही सस्ता है, ठीक है, और इसका जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छा है, जो जहां आपको टारगेट करना है वहीं टारगेट किया जाएगा। CRISPR से वहाँ पे देखते रहो बच्चे लोग, बहुत ही एफिशिएंट मेथड है ये, ठीक है। म्यूटेशन जहाँ पे हुआ है वहीं पे काम करेगा। देखो हो क्या रहा था, जैसे कन्वेंशनल जो तरीका है केमिकल, वही केमोथेरेपी होता है ना स्टूडेंट, केमोथेरेपी जानते हो, रेडिएशन टेक्नोलॉजी जिसमें रेडिएशन दिया जाता है, केमियोथेरेपी में केमिकल्स दिया जाता है, उसमें क्या चांस होता है कि जो आपका हेल्दी जीन है वो भी बिगड़ने का चांस होता है, वो भी खराब हो सकता है। यदि आप रेडिएशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो जो अच्छा जीन है वो भी खराब हो सकता है। तो देखो आप जो खराब है उसको ठीक करने के चक्कर में जो अच्छा है वो खराब कर दे रहे हो, तो उसका एफिशिएंसी बहुत कम होगा, समझे, केमोथेरेपी का, रेडिएशन टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे जीन थेरेपी सबसे बेस्ट कारगर साबित हो सकता है, CRISPR टेक्नोलॉजी, इसमें एक्यूरेसी 100% रहता है। देखो और उसमें कौन सा प्रोटीन यूज़ करते हैं हम लोग, Cas9 क्या एक सीजर है, मॉलिक्यूलर सीजर है स्टूडेंट, याद है ना, एंजाइम है ये,
ये मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, ठीक है। जिसका काम है डीएनए को काटना, वही फॉल्ट वाला डीएनए को काट के निकाल देना। और जानते हो कि बैक्टीरिया के पास CRISPR सिस्टम तो रहता है, इसलिए बैक्टीरिया इतना साल तक जीवित रहा है। ये भी तुम लोग को स्टैटिक में पढ़ाया गया था कि आज बैक्टीरिया इतना लाखों साल से पूरा अर्थ में है। इसका रीजन यही कि इसके पास CRISPR सिस्टम है। इससे क्या, जो भी वायरस आएगा बाहर से, जो क्योंकि बैक्टीरिया को भी वायरस अटैक करता है, उसे बचने के लिए इसके पास CRISPR है। वही जब हम बैक्टीरिया में अध्ययन किए तो पता चला कि भाई ये है, तो हम इधर भी कर सकते हैं। समझ गए ना, इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो CRISPR जो बच्चे लोग केवल आदमी के लिए नहीं, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ह्यूमन के लिए, सब के लिए लागू है। यदि मान लो कि किसी प्लांट में इंसेक्ट अटैक हो रहा है, समझे ना, और कौन से जीन के वजह से हो रहा है, कौन सा फॉल्ट लाइन के वजह से हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। किसी एनिमल में दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पे भी हम ये जीन थेरेपी चला सकते हैं, ये वाला चीज़ CRISPR वाला। तो एट प्रेजेंट देखो, हाँ, इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं इसके लिए, क्योंकि ये सब अभी इमर्जिंग है। और जानते हो भारत ऐसे भी बहुत पीछे है ये सब चीज़ में, है कि नहीं, बताओ तो। जीन एडिटिंग में बहुत पीछे है भारत। यहाँ पे देखते हैं एथिकल बाउंड्री, क्या एथिकल कंसर्न है। देखो अब आ गया एथिक्स का पेपर। एथिकल बाउंड्रीज क्या है, तो पहले बात समझो। यहाँ पे CRISPR जो टूल है जीन एडिटिंग का, उसमें क्या चाहिए आपको, हैज़ अ इमेंस पोटेंशियल प्रिसाइज एंड एफिशिएंट मॉडिफिकेशन। इसका बहुत 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि जो खराब जीन है उसी को वो निकालेगा। तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेज है। केमोथेरेपी में क्या हो रहा था, रेडिएशन टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा था कि जो हेल्दी जीन है उसको भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, मैं इसमें नहीं है, इसलिए बहुत फायदा ही है। दूसरी बात है कि जितने भी जीनेटिक डिसऑर्डर है, डिजीज है, हाँ, यदि प्लांट में भी कोई प्रॉब्लम है, प्लांट को भी मॉडिफाई करना है, तो उसमें भी आप CRISPR टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। बात समझे ना। हाँ, सोमेटिक सेल मॉडिफिकेशन तक एक्सेप्टेबल है। सोमेटिक सेल मॉडिफिकेशन मतलब क्या है कि जब हमारा किडनी बन गया, अलग से ऑर्गन, लीवर बन गया, तो इसके ऊपर आप बना सकते हो। ऐसा ना कि जर्म लाइन मतलब क्या, अभी तुम्हारा दोनों एग और स्पर्म मिला है और उस पर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो फ्यूटस डेवलप नहीं हो पाएगा, फ्यूटस को तुम मार रहे हो, ये तो एबॉर्शन वाला टाइप का बात हो जाएगा फिर। तो इसलिए इसका बाउंड्री फिक्स कर दिया गया है कि आपको यदि ये CRISPR टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, आपको जीन थेरेपी का यूज़ करना है, तो आपको सोमेटिक सेल का यूज़ करना होगा। सोमेटिक सेल के बाद यूज़ करना होगा, वो बेस आपका सोमेटिक सेल है। मगर जानते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, लोग साइंटिस्ट लोग, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में वो जर्म लाइन पे भी कर देंगे, तो एथिकल कंसर्न होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो तुम तो फ्यूटर्स को मार दे रहे हो, कोई तरह का बात हुआ तो जनरेशन तुम्हारा आगे भोगेगा फिर। तो इसलिए लिखा गया बियॉन्ड द एथिकल बाउंड्री। एथिकल बाउंड्री क्या हो, यदि मान लो कि जर्म लाइन मॉडिफिकेशन तुम कर रहे हो, तुम यदि डिजाइनर बेबीज को क्रिएट कर रहे हो, तो ये सब अनएथिकल कंसर्न हो जाएगा फिर। बात समझ गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ये एक जो लिमिट फिक्स किया गया है कि सोमेटिक सेल के बाद ही करना है, और तुम जर्म लाइन के साथ कर रहे हो, तुम डिजाइनर बेबी को बना रहे हो, तो इट कैन बी द पोटेंशियल एथिकल कंसर्न। समझ गए। और ये किया है ये चाइना ने, इसलिए रोक दिया गया ऊपर से कि नहीं करना है, ऐसा मत करो। समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब समझोगे कि ये कैस-जेपी और लाइफजेनिया का मतलब क्या होता है। ये तो आप समझ गए कि कैसे कैसे काम करता है ये सब। अब देखो, ये जो कैस-जेपी और लाइफजेनिया है, ये टू टाइप्स का जीन थेरेपी है, जो कि काम आता है तुम्हारा वही सिकल सेल डिजीज है ना, जो पेशेंट जो 12 साल से ऊपर है उसके ट्रीटमेंट के लिए। और यूएस का जो रेगुलेटर उसने अप्रूव कर दिया, सो सिंपल। हाँ, इसमें क्या है कि बच्चे लोग वही CRISPR टेक्नोलॉजी और Cas9 को यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले क्या था, वही जो बोले थे ना अभी, स्टीम सेल वाला ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो। अब बोन मैरो इतना आसान है, वो भी एक्सपेंसिव है, अब बहुत ही क्यूमरसम प्रोसेस है वो, क्योंकि जो डोनेट करता है उसको बहुत दर्द होता है, समझे ना। अजय नहीं कि बोन मैरो एसेप्टी हो जाएगा बॉडी में, वो भी दिक्कत है। बॉडी में कोई भी देखो, ऐसा नहीं होता कि किडनी निकाल दिए तो मुझे लग गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो बोन मैरो जो ट्रांसप्लांटेशन जो चल रहा था, जो अभी तक उससे क्योर हो रहा था, या फिर जो हाइड्रोक्सी यूरिया वाला जो चीज़ था, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला जो कन्वेंशन जो चल रहा था, उसके कंपेयर में कई गुना ज़्यादा बेटर है तुम्हारा जीन थेरेपी, वही जो कि तुम्हारा CRISPR Cas9 पे बेस्ड है। अब कैप-जेबी क्या करेगा, दो है ना, लाइफजेनिया और कैप-जेबी। कैप-जेबी क्या करे तुम्हारा, बिल्कुल ये CRISPR Cas9 को यूज़ करेगा, और जो जीन पर्टिकुलरली जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उसको क्या करेगा, डिसेबल कर देगा, ठीक है। डिसेबल है पर्टिकुलर जीन दैट टर्न्स ऑफ फ्यूटल हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन इन ब्लड, यानी कि जिस जीन के वजह से तुम्हारा हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा उसको ओवरटर्न कर देगा वो, ताकि प्रोड्यूस हो सके।
बात समझ गए ना, जो फॉल्टी जीन है उसको ठीक कर देगा, कहने का मतलब ये हुआ। लाइफजेनिया देखो, लाइफजेनिया क्या करेगा, तुम्हारा न्यू जीन इंट्रोड्यूस कर देगा हेमोग्लोबिन में, और ये जो जीन हेमोग्लोबिन में इंट्रोड्यूस कर देगा उसके वजह से तुम्हारा जो ब्लड का जो नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए आरबीसी को प्रोड्यूस करने का, वो आरबीसी तुम्हारा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो देख रहे हो ना, दोनों का काम अलग है। कैपजीबी क्या करेगा तुम्हारा कि जो जो पर्टिकुलर जीन है तुम्हारा, है ना, उसको डिसेबल कर देगा, उसको डिसेबल कर देगा, और लाइफजेनिया क्या करेगा, न्यू जीन को इंट्रोड्यूस कर देगा ताकि वो बना सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों क्या है, तुम्हारा जीन थेरेपी है, और दोनों को अप्रूवल मिल गया है। थैलेमेसिया के लिए तुम्हारा वो मिलेगा तुम्हारा 2024 में। व्हाट आर द प्रोस, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है इस तरह का जीन थेरेपी से। तो देखो, दे यूज पेशेंट ओन ब्लड। देखो इसमें क्या है कि इसमें बाहर से नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट जैसे अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन देख रहे थे, बाहर से लगाना पड़ रहा था ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बाहर से ब्लड लेना पड़ रहा था ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें पेशेंट्स का अपना ब्लड सेल ही यूज़ किया जाता है, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स हु कैन पोटेंशियली बी ट्रीटेड इसलिए ज़्यादा होगा। अनडाउटली जो बोन मैरो से ठीक हो सकता था उसके कंपेयर में ज़्यादा इसका संख्या ज़्यादा होगा ठीक होने का। सबसे बड़ा संकट ये होगा बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी टाइम पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग को ठीक कर देगा, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं चाहिए। देखो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की तरह देखो, अब बड़ी बात ये है कि तुम अब जीन थेरेपी यूज़ करने वाला है, तो भाई जीन थेरेपी यूज़ करने के बाद उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना तुमको। क्या तुम किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हो क्या? तुमको प्रॉपर टूल्स चाहिए। तो वही बोला है कि वही हॉस्पिटल कारगर होगा जिसके पास अच्छा व्यवस्था होगा, समझे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है, क्लिनिकल ट्रायल्स इवेल्युएट ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स। अब क्लिनिकल ट्रायल में बहुत कम पेशेंट्स को रख के जीन थेरेपी का वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। रियल वर्ल्ड में क्या किस तरह का एफिशिएंसी होगा, किस तरह का एफिकेसी होगा, वो भी इट इज़ अर्ली टू कमेंट, अभी बोलना बड़ा मुश्किल है ना। जैसे कोविड-19 का इतना वैक्सीन हुआ, किसी का 90% था एक्यूरेसी, वही एफिशिएंसी, किसी का 70% था। अब जब रियल वर्ल्ड में दो दोगे तो बाबू हो सकता है कि वो कम पड़ जाए, यू नेवर नो। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा तो वो भी अभी पता नहीं है, साइड इफेक्ट होने का चांस है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि CRSPR जीन थेरेपी इतना खतरनाक चीज़ है कि थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो इसका असर जनरेशन टू जनरेशन पड़ेगा। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, समझ में आ गया ना। तो पूछेगा क्या ये जो कैश जेपी रिसेंट टाइम में रहा था किससे रिलेटेड, तो बोल देना जीन थेरेपी, समझे। ये नहीं कि बाबू क्या है ये सब चीज़, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो 450 देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन कैन बिकम ए बेंचमार्क फॉर ए ग्लोबल कंसेंसस। ABGS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था 12 दिसंबर को। तो देखते हैं मैटर क्या है। हमारे प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है कहाँ पे, GPAI, डेट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आकर पार्टिसिपेट कर सकता है, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जिसके पास भी इंटरेस्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंट्री, कोई भी संस्था, कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर आके पार्टिसिपेट कर सकता है, इतना बड़ा। इसलिए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए ना। पूछता है कई बार UPSC में, क्या ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है? बिल्कुल नहीं है ये। देखो यहाँ पे तो मोदी जी ने जब एड्रेस दिया GPA में तो बोले हैं कि देखिए AI के पास पूरा ये पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्गेस्ट टूल बन के निकल सकता है 21वीं सदी के डेवलपमेंट के लिए। एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्शन में भी उतना ही योगदान दे सकता है, उतना ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला है, डीप फेक, है ना। अब बताओ डीप फेक, देखो आज सुबह भी डीप फेक का न्यूज़ सुने हम, डीप फेक बन रहा है। डीप फेक जान रहे हो ना, हम बोले ही नहीं, बताओ हमारा मिमिक करके भेज दिया। अभी देखते हो ना रील में आता है ना कि अरिजीत सिंह गाता तो कैसा गाता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप फेक हम कुछ बोले ही नहीं है, समझे ना। और हमारा आवाज़ निकाल लिया कहीं यूट्यूब से कहीं से और नया वीडियो बना दिया वो, और पूरा वायरल हो रहा है और सब लोग समझ रहा है कि हम ही बोल रहे हैं। तो दैट्स कॉल्ड डीप फेक। इससे क्या होता है, इमेज आपका खराब हो जाएगा। डीप फेक, साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गेटिंग देयर हैंड्स ऑन AI टूल्स। बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर रहा है। डीप फेक, साइबर क्राइम,
डेटा थेफ्ट, ये सब मेजर कंसर्न है। तो इसलिए एआई हमें आबाद भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, इसलिए प्रॉपर रेगुलेशन होना जरूरी है मोदी जी के टर्म में। इसलिए देखो मोदी जी कितना बढ़िया शब्द यूज़ कर रहे हैं, कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन। देख रहे हो स्टूडेंट, ऐसा लिख दोगे तो 0.5 नंबर एक्स्ट्रा है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया को चाहिए। जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, नहीं, टेररिज्म के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, करेक्ट। तो ऑन सिमिलर लाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी हमें ग्लोबल फ्रेमवर्क चाहिए, वो भी टाइम लिमिट में। हाँ, बहुत बड़ा बात है ये सब चीज़, ठीक है। यूरोपियन यूनियन आपके यूरोपियन यूनियन ला भी दिया तुमको। तो यदि सच में ही कमिटमेंट चाहिए, सच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो हमें भी लागू करना चाहिए ये सब चीज़, समझ गया ना। तो ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है आपका कि कैसे यूज़ करना है, समझे ना, एआई टूल्स को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि गलत तरीके से यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो समझते हैं GPAI क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। GPAI देखो, ये मैंने कहा है कि मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है ये, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसमें कोशिश यही रहेगा स्टूडेंट। देखो पहले मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव का मतलब क्या है, नीचे देखो, कोई भी एक्सपर्ट साइंस से आ सकता है, इंडस्ट्री से आ सकता है, सिविल सोसाइटी से आ सकता है, गवर्नमेंट से भी आ सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी आ सकता है, एकेडमिया IIT से आ सकता है, MIT से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लोग जुड़ सकता है, जिसको जिसको इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इसलिए क्या है, ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। अब कोशिश यही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिस है, बीच में जो गैप है, उस गैप को भरना। कहने का मतलब रिसर्च हो बहुत अच्छे से, इसका एप्लीकेशन, और जानते हो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन कितना भयानक है आगे जाके, है ना। अब देखो ये कैसे बना, आखिर क्या चीज़ को फॉलो करेगा, ये किसका गाइडलाइंस फॉलो करेगा, तो ये OECD का गाइडलाइंस फॉलो करेगा। OECD जानते हो, जिसका तुम्हारा क्या सेक्रेटरी कहाँ पे, OECD में ही है। OECD जानते हो ना, डेवलपिंग कंट्री का तुम्हारा जो ग्रुपिंग है, सॉरी डेवलप कंट्री का जो ग्रुपिंग है। तो परमानेंट देखो, इसलिए OECD क्या है, परमानेंट ऑब्जर्वर है तुम्हारे GPA का, यही निर्देश देगा। OECD ग्रुपिंग है बाबू, कंट्रीज का ग्रुपिंग है, डेवलप कंट्री का ग्रुपिंग है, ये निर्देश देगा, ये गाइडलाइंस देगा इसको, GPA को। हाँ देखो, फर्स्ट फ्यू ईयर्स में, यानी कि अभी 2-3 साल में, अभी फ्रेश ईयर में 4 चीज़ पे फोकस किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक डेटा गवर्नेंस पे, एक फ्यूचर में क्या क्या वर्क हो सकता है, इनोवेशन पे एंड कॉमर्शलाइजेशन में, ये 4 चीज़ें फोकस किया जाएगा शुरू में। अब बाद में इसका हॉरिजन और बढ़ाया जाएगा, समझे। हाँ, मगर एजम्पशन क्या है, आधार क्या है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखते हुए, ह्यूमन राइट्स, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ को ध्यान में लेते हुए। ऐसा नहीं करना है कि बाबू जिसमें डिस्ट्रक्शन हो जाए, ऐसा नहीं करना है कि जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाए, ऐसा नहीं करना है कि जिसमें इंक्लूजन ना हो। इस सभी चीज़ को केंद्र में लेते हुए ये 4 चीज़ पे फोकस करना है। क्या चीज़ फोकस करना है, डेटा गवर्नेंस पे, फ्यूचर में कोई भी वर्क हो सकता है आपका, कुछ भी वर्क हो सकता है उसमें, मेडिकल फील्ड में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, समझे, इनोवेशन, कमर्शलाइजेशन। हाँ, जो भी मेंबर बनना चाहता है, कोई भी सब कंट्री के लिए ओपन है ये, कोई भी कंट्री बन सकता है GPA का मेंबर, समझे ना। बट उसके लिए उसको गाइडलाइंस फॉलो करना होगा, सिंपल। आगे देखो, तो और क्या क्या चीज़ निकल के आया प्रधानमंत्री के स्पीच से। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि देखिए, जिस हिसाब से कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ, तो वहाँ पे एक वाटर मार्क होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, वाटर मार्क रहता है ना, कुछ भी बनाते तो वाटर मार्क आ जाता है ना, इसलिए सॉफ्टवेयर वाटर मार्क होना चाहिए। और जिससे पता चल जाए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है, इससे क्या होगा कि डीप फेक वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तुमको वहाँ पे एक लोगो मिल जाएगा बाबू, लोगो देख के ही बोल दोगे कि फेक है ये अच्छा सुझाव है ना, ये अच्छा सुझाव है। देखो, प्रधानमंत्री ने कहा कि सॉफ्टवेयर वाटर मार्क हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोडक्ट AI जनरेट हुआ है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि इससे क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा AI का है, कौन सा तुम्हारा दूसरे तरीके से जनरेट हुआ है, समझे। हाँ, इन्होंने कहा है कि यस, हमारे गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाया है जिसमें AI फॉर ऑल, ठीक है, नीति आयोग बनाते रहता है, जानते हो तुम लोग, ताकि AI की वजह से सोशल डेवलपमेंट हो सके और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। अनडाउटली टेक्नोलॉजी कैन चेंज द सोसाइटी। अच्छा बच्चे लोग, हर समय यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन जो है ना बाबू, बहुत स्लो चीज़ है किसी में रेवोल्यूशन लाने में, और टेक्नोलॉजी स्लो नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है किसी को चेंज करने में। किसी आदमी को 30 साल पढ़ाओगे, 40 साल पढ़ाओगे, तब वो एसेट बनेगा, और टेक्नोलॉजी तुम्हारा रातों रात चेंज कर देगा सबको। बहुत कम समय लेता है टेक्नोलॉजी चेंज करने में, तो एजुकेशन से भी ज़्यादा कारगर चीज़ है ये,
बात समझे ना। तो यहाँ पे देखो, इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एआई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एट द सेम टाइम एथिकल यूसेज होना चाहिए, एथिकल डायमेंशंस में आपको यूज़ करना चाहिए। आप डीप फेक किसी का भी वीडियो बना दे रहे हो तो गलत बात नहीं जी, ठीक है। तो इसलिए देखो, ये प्रधानमंत्री ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट इनिशिएटिंग अ नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ठीक है हम इस पे भी काम करेंगे, एक नेशनल प्रोग्राम लेके आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे हम लोग एआई मिशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इससे क्या होगा कि बेटर स्टार्टअप आएंगे, इनोवेटर्स आएंगे भारत में भी, और प्रमोट करेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जितने भी एमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, है ना, एजुकेशन हुआ, यहाँ पे यूज हो सकेगा। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के ना बाबा एजुकेशन बहुत सस्ता हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके ना डायग्नोस्टिक प्रोसेस बहुत आसान हो सकता है। अब देखो डायग्नोसिस, मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डायग्नोसिस कितना आसान हो जाएगा। जैसे एक्सरे है, एक्सरे में डॉक्टर ऐसे ऐसे करके देखता है ना क्या बीमारी है, उस हिसाब दवाई लिखता है। अरे भाई, इतना डेटा फिट कर दो मशीन में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल अबाउट ए डेटा। जितना आप डेटा फिट करोगे उतना मशीन ठीक से पहचान पाएगा। पूरा डेटा फिट कर दो, जो डॉक्टर नहीं पहचान पा रहा वो मशीन खुद पहचान लेगा और दवाई बोल देगा कि ये दवाई खा लेना, बात खत्म, डॉक्टर भी खत्म। कितना आसान होगा, और एक्यूरेसी 100%, समझ रहे हो ना। तो बहुत फायदा हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, ये भी हमें आश्वासन दिया है, कह सकते हो, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्किल जो हम टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ही पहुँचाएंगे ट्रेनिंग करके। अच्छी बात है ना। आप तो बड़ा बड़ा है ना। हाँ, वो नहीं आएगा, यूरोपियन यूनियन का है। तो बात चर्चा तो यूरोपियन यूनियन का वो मॉडल पे होना चाहिए था। इन सच में ही हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो हमको तो पहले ये देखना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे बेस्ट मॉडल कौन है। और थैंक्स को यूरोपियन यूनियन हमेशा सबसे आगे निकल जाता है मॉडल बनाने में। तो वो कितना हमारे भारत में कितना बैठ सकता है, उसको जल्दी कॉपी करो और फिर उस हिसाब से मॉडिफिकेशन लाओ। इंडिया में बेसिक चीज़ भी नहीं है सर, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ इकोसिस्टम नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खाली पढ़ा रहे जैसे हम पढ़ा रहे तुमको, इतना ही है। देखो यहाँ पे, हाँ, पढ़ने उड़ने में आगे है, फिर इकोसिस्टम जीरो। हम लोग का तो बाबू, हम लोग का तो काम ही ये है। मैं जो साइंटिस्ट लोग हैं जो इस ग्रुप में आते हैं उन लोग को आगे रहना चाहिए। हाँ, इंडिया एक ही बार सीरम इंस्टीट्यूट से एक ही बार वैक्सीन बना के निकाल देगा, बोलेगा दुनिया का बेस्ट है हम। मैं उसका रिसर्च हुआ यूके में, रिसर्च में हम बहुत कम है ना। देखो ना एक्सपेंडिचर कितना कम जाता है हमारा, देखो वो भी एक कला है। व्हाट आर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूजेस है। फास्टर ड्रग डिलीवरी, है ना, ड्रग को बहुत जल्दी आपके बॉडी में पहुँचाना है। डिस्कवरी, ब्रेक थ्रू मटेरियल साइंस में, रिसर्च में, जैसे ऑटोनोमस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वही ड्राइवरलेस कार। बच्चे लोग पढ़ाए ना पहले, ड्राइवरलेस कार यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर रहे हो, तो आर्टिफिशियल, उसके लिए 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, IoT, याद है सभी चीज़। हाँ, IoT याद है ना तुम लोग को, जो तुम, हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हेल्थ केयर, डायग्नोसिस जो बहुत बताए हैं। देखो पावर ग्रिड्स, फाइनेंशियल सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, यानी ऐसे अनगिनत सेक्टर है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, समझे। देखो पेरिल्स, ठीक है, एक तरफ तो तुमको बहुत बढ़िया बोल दिया गया कि इतना 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 बड़ा रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, मगर एथिकल कंसर्न तो है ही ना जी। हाँ, देखो जैसे एग्जांपल देखो, अब इसे ऑथोरिटेरियन रिजिम बन जाएगा। क्यों? स्टेट पूरा डेटा ले रहा है सिटीजन का, तो बाबू एक तरह सर्वेलेंस स्टेट बन जाएगा वो। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मूवमेंट क्या है, सब स्टेट को पता रहेगा। ये अच्छी बात नहीं है। तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे ही बर्बाद हो गया फिर, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए। अब देखो इससे रिलेटेड अभी बताएंगे यूरोपियन यूनियन का मॉडल। तो यूरोपियन यूनियन ने किस तरह किया है ये सभी चीज़ पे, समझ गए ना। पहला क्या है सबसे बड़ा दिक्कत, कि इससे ऑथोरिटेरियन रिजिम बन जाएगा, वही तुम्हारा सर्वेलेंस स्टेट बन जाएगा। दूसरा क्या है डेंजर्स, तुम्हारा क्रिमिनल एक्टिविटी और बढ़ना शुरू है। देखो डीप फेक के वजह से कितना क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ गया, साइबर क्राइम सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मिलिट्री एप्लीकेशन, जानते हैं कि मिलिट्री भी बहुत लग सकता है, मगर एक भी थोड़ा बहुत भी एरर आया तो कॉन्सिक्वेंस उसका बहुत डेंजर होगा, समझ रहे हो। ट्रिगर करना है तुमको, और AI पहले ही दे दिया उसको। मशीन है भाई, गलती करने का चांस, आदमी गलती करता तो मशीन क्यों नहीं गलती कर सकता है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वही बोल रहा है कि विच मे लेड टू द ऑटोनोमस वेपन्स वेयर ह्यूमन्स आर नो लॉन्गर इन चार्ज ऑफ। तो यहाँ मिलिट्री एप्लीकेशन जब लगाओगे डेंजर होने का, कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट पड़ने का भी चांस है उसको।
अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये मॉडल इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट को पास किया है। ऐसा क्या बात है इसमें कि पूरा दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। देखो स्टूडेंट, ये पिरामिड देखो, ये पिरामिड से बहुत कुछ समझ में आएगा तुम लोग को। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से रिस्क नहीं है, मिनिमल रिस्क है, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप यूज़ करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आप यूज़ करिए जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। हाँ, यदि लिमिटेड रिस्क है, देख रहे हो ना नीचे जा रहे हो ऊपर, यदि लिमिटेड रिस्क है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो कंपनी है जो भी है उसको ट्रांसपेरेंट होना होगा, उसको बोलना पड़ेगा कि आपका डेटा ऐसे ऐसे हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क है, लिमिटेड रिस्क है। मान लो कि हाई रिस्क है तो हाई रिस्क कंफर्म करना पड़ेगा, देखिए ऐसा ऐसा बात है, कंफर्मेटी असेसमेंट कि कितना रिस्क है, क्या है, यूज़र को बता देना। और यदि मान लो कि अनएक्सेप्टेबल, इतना ज़्यादा रिस्क है कि जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, उसके लिए पूरा बंद कर दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए। तो कितना आसान तरीके से बता दिया, कितने आसान तरीके से लेयर डिवाइड कर दिया कि जो नहीं कि हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूजेस है उसमें रिस्क होगा ही, यही नहीं है स्टूडेंट। किसी में लिमिटेड रिस्क हो सकता है, किसी में हाई रिस्क हो सकता है, किसी में अनएक्सेप्टेबल रिस्क हो सकता है। जैसा जैसा रिस्क उस हिसाब से रेगुलेशन। और इधर जाओगे बच्चे लोग, इधर जूम करके देखोगे तो बहुत कुछ तुमको दिखेगा, समझे। इसमें दिखेगा तुमको कि क्या क्या ऐसा हो सकता है। चैट बोर्ड दिया गया वहाँ पे, ठीक है। जहाँ तक सवाल है एम्प्लॉयमेंट का, देखो तो हाई रिस्क में सारे में दिया है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक सर्विसेज, सब इसमें रिस्क होने का चांस है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि आधार कार्ड भारत सरकार ने ले लिया, अब भारत सरकार के पास पूरा डेटा है, तो रिस्क है ना डेटा मैनिपुलेट करने का। हाँ, तो उसमें कन्फर्मेटी असेसमेंट देना पड़ेगा, कंफर्म करना होगा कि हम गलत यूज़ नहीं करेंगे, बार बार बोलना पड़ेगा सरकार को या जो भी यूज़ कर रहा है इसको, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट सच लॉ अभी तक जो पास हुआ वो यूरोपियन यूनियन ने ही करके दिखाया है। एक मॉडल है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी प्रोडक्ट है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, और एक तरह से बेंचमार्क है दुनिया के लिए कि जब ग्लोबल कंसेंसस हो तो पक्का यूरोपियन यूनियन का जो मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके उसको ध्यान रखा जाए। देखो कितना बढ़िया बात है, इस फ्रेमवर्क में एआई से जो रिस्क है, ठीक है, उसके हिसाब से दिया गया क्या क्या करना चाहिए, समझ गए। जितना ज़्यादा रिस्क हो उतना ही तुम्हारा जो रेगुलेशन है, ओवरसाइड है, उतना ही टाइट रहेगा, और जितना कम रिस्क है उतना ही छूट है, जाओ जो करना है करो, समझ गए ना। तो ये देखो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन स्ट्राइक टू इस्टाब्लिश, इसलिए कोशिश किया गया है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का जो भी रूल्स और रेगुलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, इसमें कोशिश किया गया कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर एआई दैट विल अप्लाई टू फ्यूचर सिस्टम, यानी कि आने वाले समय में भी जहाँ पे कोई ज़्यादा रिस्क वाला है, कोई कम रिस्क वाला है, कोई लिमिटेड रिस्क वाला है, कोई हाई रिस्क वाला है, उस हिसाब से कन्फर्मिटी हो, उस हिसाब से स्टेप्स लिया जाए। तो एक बहुत अच्छा मॉडल है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो वही सब चीज़ लिखा गया है, या इसमें देख सकते हो तुम लोग। यदि मान लो कि लिमिटेड रिस्क हो तो उसको ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, बोलना पड़ेगा उसको। दूसरी बात, यूजर शुड बी मेड अवेयर। यदि कभी भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पे आप एसेस कर रहे हो कोई भी चीज़, या फिर आपका यूट्यूब वाला कोई यूज़र मतलब कोई यूट्यूब वाला जो कंपनी है जो भी है वो आपका डेटा यूज़ कर रहा है, तो उसको इन्फॉर्म करना होगा आपको। तो यूजर शुड बी मेड अवेयर, यानी कि आप अवेयर होना पड़ेगा, आपको अवेयर करवाया जाएगा, समझे ना। जैसे मानो कि तुम्हारा इमेज लिया जा रहा है, तुम्हारा इमेज मैनिपुलेट किया जा रहा है, तुम्हारा ऑडियो वीडियो कंटेंट, तो इसके लिए यूज़र को ना ज़रूर सूचना देना चाहिए कि देखिए हम आपका वीडियो यूज़ कर रहे हैं, हम आपका ऑडियो यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा कि यूज़र को पहले पता चल जाएगा, यूज़र को मन होगा तो ठीक है बोलेगा चलिए कर दीजिए, और यूज़र को मन नहीं होगा तो बोलेगा नहीं करिए, ऐसा कुछ, समझ गए ना। ट्रांसपेरेंसी देखो, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रिस्क के हिसाब से। तो ऑल सच हाई रिस्क एआई सिस्टम मस्ट बी असेस्ड बिफोर रोल आउट ऑफ रिव्यू थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि जितने भी ज़्यादा रिस्क जो है वो पहले बहुत बढ़िया से उसको देख लिया जाए। और यहाँ पे भी देख सकते हो जैसे एआई डेट अफेक्ट सेफ्टी और फंडामेंटल राइट्स, जो एआई तुम्हारा जो एआई के वजह से जहाँ फंडामेंटल राइट्स पर असर पड़ सकता है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, समझे ना। जैसे कि एक एआई एग्जाम्पल देखो, टॉयज, एविएशन, कार, मेडिकल डिवाइस, उसको एक वन कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया, और दूसरे कैटेगरी में तुम्हारा दूसरा चीज़ डाल दिया गया बेस्ड ऑन द रिस्क। तो कहने का मतलब क्या है कि रिस्क के बेसिस पे, सिंपल यदि एक वर्ड में कहा जाए तो यूरोपियन यूनियन का जो मॉडल है वो रिस्क के बेसिस पे अलग अलग चीज़ को, अलग अलग सेक्टर को डिवाइड किया गया है, और जिस तरह रिस्क है उस तरह आपका अकाउंटेबिलिटी होगा, इस तरह का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, समझ गए ना, खत्म।
आगे देखो, ये तो बहुत छोटा है। 451 देखो, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। ये हिंदू पेपर में आया था 10 दिसंबर को। देखो स्टूडेंट, बहुत आसान है ये। अब समझो कि क्राइम रेट, टोटल क्राइम रेट देखोगे तो 2022 में कम हुआ है, टोटल क्राइम रेट बोल रहा हूँ। मगर यदि क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन देखोगे, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम देखो तो वो बढ़ा है। टोटल क्राइम रेट 4% घटा है, मगर महिलाओं के विरोध में होने वाला क्राइम वो ठीक 4% बढ़ा है। देखो कंट्रास्ट। एग्जाम्पल देखो, यदि टोटल क्राइम रेट का बात करें तो 2021 में कितना हो रहा था, 268 पर लाख पॉपुलेशन। 1 लाख में 268 तुम्हारा क्राइम रेट हो रहा था। समझ गए ना, इतना क्राइम हो रहा था 2021 में। और वही तुम्हारा घट के कितना हुआ, 4% घट के 258 पर लाख पॉपुलेशन हुआ 2022 में। तो देख रहे हो ना, 4% घटा है। मगर कॉन्ट्रास्ट क्या है स्टूडेंट, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज बाय 4%। ठीक रिवर्स महिलाओं के लिए फिर रिवर्स हो गया कि महिलाओं का जो उसके अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा था वो तुम्हारा 4% से बढ़ा है। किसमें, 2022 में, एज कम्पेयर टू 2011 एज पर एनसीआरबी। एनसीआरबी जानते हो, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। अब यहाँ पे देखो, आखिर इसमें भी जान के तुम लोग को हैरानी होगा, इसमें भी जो 33% है रफली, यानी कि 1/3, इसमें यदि तुम कहो तो 32% जो क्राइम हो रहे हैं उसका जिम्मेदार उसका हस्बैंड और उसका रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स ही कर रहा है ये सब चीज़। समझे ना। किडनैपिंग और एब्डक्शन जो महिला का हो रहा है वो 19% हो रहा है। समझे। मोडेस्टी वाला जो केस हो रहा है वो 18 से 19% हो रहा है, और रेप तुम्हारा 7% हो रहा है। तो ये सब क्राइम है, समझ गए ना। लगभग देखो 14,000 केसेस तो बाबू डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंदर है, 14,000 केसेस ये 2022 में। तो समझ रहे हो कितना बड़ा है। देखो, मोर ऑन एनसीआरबी रिपोर्ट अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो एनसीआरबी देखो, इसने बोला है कि 4.45 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन वर रजिस्टर्ड 2022 में। देखो यानी कि लगभग 5 लाख कह सकते हैं, 5 लाख केसेस रजिस्टर किया गया है। कहने का मतलब यदि 1 घंटा का आंकड़ा निकाला जाए तो 51 FIR लॉन्च किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में। समझे, बहुत बड़ा आंकड़ा है स्टूडेंट। पूरा भारत में 1 घंटा में 51 FIR हो रहा है। तो क्राइम रेट यदि पूरा देखोगे वुमेन का पर लाख पॉपुलेशन तो कितना है, 66 है। 1 लाख में 66 महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है। ठीक है। हाँ, जहाँ तक सवाल है दिल्ली का, तो दिल्ली बहुत ज़्यादा है। हाँ, दिल्ली में क्या है, 144 है। देखो यहाँ पे दिखाया गया ना, विथ 14,000 केसेस इन 2022 दिल्ली सबसे आगे है। हाँ, कहोगे सर दिल्ली क्यों इतना, बाबू दिल्ली बोल्ड है, वहाँ महिला निकाल के जाकर कंप्लेन कर देती है। अभी भी हमारे इंडिया में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत शोषण होता है, महिला वहाँ निकल के नहीं आए, पुलिस से डर लगता है उसको, अनफेमिलियर है वो। तो दिल्ली में केस भरने का एक रीज़न और है कि दिल्ली में थोड़ा महिला सशक्त है। समझे ना। एक रीज़न ये भी है, देखो लिखा गया कि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ज़्यादातर केस रजिस्टर दिल्ली में ही होता है, जबकि भारत के अलग अलग कोना में रजिस्ट्रेशन बहुत लो है, क्योंकि वहाँ पुलिस का बहुत डर रहता है स्टूडेंट। समझे ना, नहीं पहुँच पाते हैं लोग। अरे देखो, जहाँ तक सवाल है, भारत में बहुत सारे ऐसे लॉ है, हाँ, जो कि तुम्हारा सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए बनाया गया है। जैसे देखो, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1996। देख रहे हो ना, सब महिलाओं के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इतना कुछ है, मैं खाली ये एक्ट बनाने से नहीं होता है, समझे। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, वही सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। देखो अब इसमें देखो क्या बताया गया कि हमारा जस्टिस सिस्टम, एक तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बहुत स्लो है, ठीक है, वो करता भी नहीं है। और दूसरी बात है कि यदि करता भी है तो जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा फास्ट जस्टिस नहीं देता है, ये प्रॉब्लम है। हाँ देखो, देयर इज अ सीवियर लैक ऑफ पुलिस ऑफिसर। अरे भाई, पुलिस ऑफिसर उतना है ही नहीं, मतलब उतना है ही नहीं कि जो इन्वेस्टिगेशन करे, उतना अच्छा ट्रेनिंग ही नहीं हुआ इन लोग का, समझे ना। हाँ, अब तुम क्या जूनियर सबको दे, तो जिसका बहुत कम वेतन है उसको बोल देते को जाओ महिलाओं के साथ गलत चीज़ हुआ है जाके देख के आओ। वो लोग कहाँ से बुद्धि रहेगा ये लोग पास, ये लोग को ठीक से, इसे तुम्हारा ठीक से सीरियस चार्जशीट नहीं हो पाता है। अब इसमें देखो, यदि कोर्ट में पहुँच जाता बाबू, कोर्ट देखो केस 4 से लेकर 5 साल लगता है, और यदि अपील हो तो फिर 10 से 15 साल लगेगा। तो तब तक तो बाबू कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाएगा। अभी का गुस्सा और 10 साल बाद का गुस्सा, समझ रहे हो ना। अरे बाबू 2 ही दिन में गुस्सा खत्म हो जाता है,
10 से 15 साल लेना। तो बात तो हुआ था कि जब महिला के अगेंस्ट यदि गलत चीज़ हो रहा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, समझे ना। देखो उसके बाद देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना, ठीक है, ग्रीवियस क्राइम्स को देखने के लिए, वही यदि ट्रैफिकिंग हो रहा है, रेप वगैरह हो रहा है तो उसके लिए, उसमें भी देखो बहुत स्लो है। तो जस्टिस डिले हो रहा है, समझे ना, जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। देखो यहाँ अब दूसरी बात है कि पुलिस फोर्स में मात्र 12% तुम्हारा महिला है, तो वो भी क्या कि महिला का मैटर जो है वो महिला ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएगी, और केवल 12% ही तुम्हारा पुलिस फोर्स में महिला का रिप्रेजेंटेशन, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो तो कैसे, हाउ टू व्यू द इंक्रीज, अब कैसे हम इसको देखा जाए कि इतना व्यू क्या हो रहा है। देखो अभी तो महिला लोग बहुत आगे निकल रही है, नहीं, अच्छा एजुकेशन है, मगर दिक्कत पता है अभी भी जो सोसाइटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मेल माइंडसेट है, पेट्रियार्की जो एटीट्यूड है अभी भी वो आगे नहीं बढ़ने देता है। जो महिला जो एक्टिविस्ट है वो कहती है कि देखो इंडिया ने अनडाउटली बहुत अच्छा काम किया, महिला बहुत अच्छा ग्रोथ की है, मगर पुरुष लोग नहीं पचा पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जैसे देखो डाउरी है, अब डाउरी देखो, डाउरी गलत चीज़ है ना, डाउरी में क्या है, लड़की से पैसा लिया आता है। अब हरियाणा में जो सेक्स रेशियो इतना कम हुआ तो ब्राइड प्राइस हो रहा है, दोनों ही चीज़ में बाबू गर्ल को एज अ कमोडिटी के रूप में ही देखा जा रहा है। यदि तुम गर्ल को पैसा दे रहे हो शादी के लिए या गर्ल से तुम पैसा ले रहे हो तो दोनों चीज़ तो कमोडिटी को ही प्रमोट कर रहा है, बात समझे ना। और ये सब चीज़ होता है हरियाणा में क्योंकि वहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया, तो वही बोला जा रहा है। देखो वुमेन एंड गर्ल्स कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड परमानेंट शॉक ऑब्जर्वर, देखो हर जगह ही क्लास कास्ट कहीं पे कोई भी डायमेंशन में हो हमेशा शोषण ही होता है ज़्यादातर। तो ये न्यू लिबरल इकोनॉमी एरा में भी अभी भी पेट्रियार्की तुमको दिखेगा, समझे ना, नए तरीके से पेट्रियार्की दिखेगा। तो हम तो क्लेम करते हैं हमेशा कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, अभी भी हम बहुत प्रिमिटिव है, पुराना सोच वाले ही आदमी है, प्रोग्रेसिव प्लस प्रिमिटिव दोनों ही हम लोग, समझे ना। तो इसलिए महिलाओं ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जितना भी लॉ है, लॉ तो बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके कैसे सिक्योरिटी प्रदान करें ताकि क्राइम रेट कम हो। दैट्स इट, कंप्लीट।